डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट सन पे जो दो फोर्सेस डिस्कस किए थे, नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन, उसी में अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक नया फोर्स डिस्कस करते हैं, स्प्रिंग फोर्स, है ना। तो मैंने आज ऐसा कुछ किया कि भाई मैं थोड़ा सा पहले से ही मैंने लिख के रखा है और हम जो डिस्कशन है उसको इसी नोट्स के बेस पे आगे बढ़ाएंगे। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? तो पहले आप एक स्प्रिंग विजुलाइज करिए। स्प्रिंग आपने जो भी देखी होगी आपकी, उसकी एक अपनी एक नेचुरल लेंथ होती है। नेचुरल लेंथ मतलब अगर आप उसमें कुछ खिंचाव नहीं देते हैं, ना उसको एलोंगेट करते हैं, ना उसको कंप्रेस करते हैं, तो एक ऐसी लेंथ है जिसमें वो सेटल होना चाहता है। इसको हम लोग नेचुरल लेंथ बोलते हैं, एल नॉट। सपोज करो ये जो स्प्रिंग थी उसको एक एंड पे फिक्स किया आपने, है ना, और दूसरे एंड को आपने पकड़ के खींचना शुरू किया। ये वो फोर्स है जो आपका डिफॉर्मिंग फोर्स है, जो आपने अप्लाई किया है। जैसे जैसे स्प्रिंग आपकी बढ़ती जाएगी लेंथ में, स्प्रिंग के अंदर नेचुरली एक उसके अंदर एक रिस्टोरिंग नेचर है। अगर आप उसे खींच के राइट में ले गए इस एंड को, तो स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स डेवलप होगा, वो स्प्रिंग को वापस उसी पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। ये जो स्प्रिंग फोर्स होगा और जो आपने अप्लाई किया है, इन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। ये आपने अप्लाई किया है 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 50 न्यूटन, कुछ भी लगाइए, लेकिन स्प्रिंग का फोर्स कैसा होगा? धीरे धीरे ग्रो कर रहा होगा। स्प्रिंग फोर्स किस पे डिपेंड करता है? तो आप ध्यान से देखिए, उसके नेचुरल स्टेट में लेंथ अगर एल नॉट है और अब आपने लेंथ बढ़ा के एल नॉट प्लस एक्स कर दी, उसका एलोंगेशन एक्स है, तो स्प्रिंग फोर्स जो डेवलप होगा अंदर वो के एक्स होगा। ओके, तो जो स्प्रिंग फोर्स डेवलप होता है उसकी वैल्यू अगर बात की जाए तो क्या बनती है? तो आप बोलोगे स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू एक्स। जितना आप स्प्रिंग को खींचते जाओगे, उसका एलोंगेशन बढ़ाते जाओगे, स्प्रिंग फोर्स आपका उतना ही ग्रो करता जाएगा। अगर देखा जाए तो टेक्निकली जो स्प्रिंग फोर्स अंदर ग्रो कर रहा है वो प्रोपोर्शनल टू एक्स है। एज लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज इंक्रीजिंग, आपका वो फोर्स ग्रो करता जाएगा। तो एक्स यहाँ पे क्या हुआ? तो आप बोलोगे एलोंगेशन और कंप्रेशन फ्रॉम नेचुरल स्टेट। के क्या हुआ बच्चे यहाँ पे? तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको हम लोग बड़े प्यार से स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर ली जाती है। के की यूनिट अगर पूछी जाए तो के हो जाएगा एफ डिवाइड बाई एक्स, और एफ को न्यूटन में और एक्स को मीटर में लिखें तो न्यूटन पर मीटर मेरी यूनिट हुई। ओके, तो ये बात सबको क्लियर है अच्छे से कि एफ आपका डिफॉर्मिंग फोर्स, या आप जितना भी लगाएं धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। हाँ, जहाँ पे जाके एक इक्विलिब्रियम होगा जिसके बाद आप बोलोगे सर फर्दर अब नहीं खींच पा रहे हैं, तो उस पॉइंट पे ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों फोर्स शायद इक्वल हो गए हों, है ना। तो स्प्रिंग फोर्स जो होता है कैसा फोर्स होता है? ग्रोइंग फोर्स होता है। जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा स्प्रिंग आपका फोर्स बढ़ता जाएगा। स्प्रिंग के अंदर एक बड़ी अच्छी सी चीज़ है, स्प्रिंग ट्राइज टू रिगेन इट्स नेचुरल लेंथ वेदर इट इज़ कंप्रेस्ड और इलोंगेटेड। अब आप बच्चे स्प्रिंग को क्या करें, मान लीजिए स्प्रिंग एल नॉट लेंथ की थी और आपने उसे कंप्रेस कर दिया, तो कंप्रेस करने के बाद ये स्प्रिंग जो होगी इस लेंथ पे नहीं रहना चाहेगी, ये पुश करना चाहेगी। तो कोशिश ये करती है कि कैसे भी करके अपने नेचुरल लेंथ को गेन करे। तो उसी डिस्कशन को हमने यहाँ पे देखा। मान लेते ही आपके पास स्प्रिंग थी, दो ब्लॉक के बीच में कनेक्टेड रखे थे, आपने दोनों एंड से ब्लॉक्स को अंदर की तरफ पुश किया और स्प्रिंग कंप्रेस स्टेट में आ गए। अब स्प्रिंग के मन में बात है कि मेरे को फिर से इस स्टेट से इसमें वापस जाना है, तो दोनों ब्लॉक्स को आउटवर्ड पुश करेंगे। तो कंप्रेस स्प्रिंग में फोर्स कैसा आएगा आपका? आउटवर्ड। अगर स्प्रिंग किस स्टेट में आपके? कंप्रेस्ड स्टेट में है, तो फोर्स कैसा होगा आपका? आउटवर्ड टूवर्ड्स बॉडी लगेगा। ओके, बॉडी को धक्का दे रहा होगा टूवर्ड्स बॉडी। क्लियर? अच्छा, मान लो अगर आपने स्प्रिंग को खींच दिया, अगर आप स्प्रिंग को खींच के इलोंगेटेड स्टेट में ले आते हैं तो उसका मन यहाँ पे लगा उसे वापस नेचुरल स्टेट में आना है, तो दोनों ब्लॉक को इन्वर्ट पुल देंगे। तो अगर मैं पूछूं कंप्रेस होगा तो टूवर्ड्स बॉडी होगा, और अगर आपने स्प्रिंग को इलोंगेट किया है तो फोर्स कैसा होगा बेटा? अवे फ्रॉम द बॉडी। ओके, खींची हुई स्प्रिंग बॉडीज को बॉडी से दूर अपनी तरफ खींचेगी, और जो कंप्रेस स्प्रिंग होगी वो बॉडीज को पुश करेगी और अपने से अवे की तरफ। एक तरीके से अगर मैं बात करूं, बड़ा सिंपल सा डिस्कशन है कि अगर मैं एन और टी दोनों को सोचूं कैसे होते हैं, तो बोथ एन एंड टी कैन बी मॉडल्ड बाय स्प्रिंग इन केस ऑफ टेंशन। स्प्रिंग, अ रोप, अ स्टिक और स्ट्रिंग स्ट्रेच। मेरा कहना है कि तुम अगर एन और टी को सोचो
तो भाई ये भी एक तरीके से स्प्रिंग के मॉडल पे ही हैं। जब आप किसी धागे की बात करते हो, है ना, जब आप किसी रस्सी की बात करते हो, जब किसी रॉड की बात करते हो, तो अगर आपसे कोई पूछे सर उसमें फोर्स जो आ रहा है, तो इन केस ऑफ टेंशन आप ऐसे सोच सकते हो, रोप को थोड़ा सा आपने खींच दिया है, स्टिक को आपने थोड़ा सा एलोंगेट कर दिया है, जो धागा है उसको थोड़ा सा खींच दिया, वो स्ट्रेच्ड है। क्योंकि स्ट्रेच है तो फोर्स ऑन कनेक्टेड ऑब्जेक्ट जो है टूवर्ड्स स्प्रिंग आता है। क्लियर? या देखें यहाँ बच्चे, मैंने एक धागा लिया, इस धागे से एक ब्लॉक को हैंग किया। मैं मान के चलना धागा इनएक्सेंसिबल है, पर इनएक्सेंसिबल मतलब नेग्लिजिबल एलोंगेशन तो आया ना। तो अगर मैं पूछूं यहाँ पे स्प्रिंग कैसी थी, रिलैक्स स्टेट में थी, इस ब्लॉक की वजह से स्प्रिंग खिंच गई। अब अगर स्प्रिंग एलोंगेटेड है तो एंड्स पे फोर्स किधर लगाएगी, कोशिश ये करेगी कि जो एंड्स है उनको अंदर की तरफ खींचे और फिर से अपनी नेचुरल स्टेट को गेन करे। तो आपसे कोई पूछे जो धागा होता है उसको किसकी तरह सोच सकते हैं, एलोंगेटेड स्प्रिंग की तरह, तो फोर्स कैसा आएगा, अवे फ्रॉम द बॉडी। ओके। और अगर मैं पूछूं नॉर्मल फोर्स की बात करूं, नॉर्मल फोर्स में कुछ हो सकता है क्या? इन केस ऑफ नॉर्मल फोर्स वी कैन थिंक surface as a compressed spring and force on a spring is away from the surface और compressed spring। ऐसा सोचो, ये तुम्हारे पास एक सरफेस थी, है ना, उस पर तुम एक ब्लॉक ऐसे हाथ से पकड़ा हुआ है तुमने अभी, और उसको नीचे रखना। अभी सारी सरफेसेस जो स्प्रिंग थी, सरफेस को अगर सोचो स्प्रिंग की तरह, तो नेचुरल स्टेट में है। जैसे ये ब्लॉक इस पर रखोगे, नीचे इसको दबाएगा नहीं दबाएगा, तो इसने कंप्रेशन दिया नहीं दिया, तो नीचे वाली स्प्रिंग दबी नहीं दबी, तो ये जो फोर्स डेवलप करेगा ये आपका कैसा होगा, टुवर्ड्स बॉडी। ओके। तो हमेशा जानना धागे में फोर्स कैसा होता है, अवे फ्रॉम द बॉडी, क्योंकि स्ट्रेच वायर स्प्रिंग की तरह होती है। और जो सरफेस होते हैं उसमें फोर्स हमेशा किधर होता है, टुवर्ड्स बॉडी, क्योंकि कंप्रेस स्प्रिंग की तरह होता है। आप एक छोटी सी बात सोचो, एक ब्लॉक रखा आपने, इसके ऊपर आप एक छोटा सा ब्लॉक और रख देते हो, तो टेक्निकली ये वाले ब्लॉक ने, जो ऊपर वाला ब्लॉक है, उससे नीचे वाली सरफेस को ऐसे कंप्रेस किया है। कंप्रेशन की वजह से यहाँ पे आपका एक फोर्स आता है। तो आप चाहे टी की बात करें या एन की तरह, टी में ऐसे सोच सकते हैं कि एक स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा क्योंकि खिंच गया है, तो फोर्स कैसा होगा, अवे फ्रॉम द बॉडी। और एन में क्या हो जाता है कि स्प्रिंग दब जाती है, तो फोर्स किधर आता है, टुवर्ड्स बॉडी। ओके, ये क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट मैं छोटा सा एक और फोर्स देखूं, तो स्प्रिंग फोर्स याद रखेंगे कितना होता है, K/X। आगे चल के हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए इतना ही है, जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ। फ्रिक्शन कैसा फोर्स हुआ, तो सब कहते हैं सर फ्रिक्शन फोर्स की बात करें, अगर आप कोई ब्लॉक लीजिए और उसे ग्राउंड पे स्लाइड करके छोड़ दीजिए, तो ये चलता नहीं चला जाता है, ये सर कहीं आगे जाके रुक जाता है। आप बोलते हैं चलते हुए ब्लॉक में से एनर्जी किसने निकाली, स्पीड किसने निकाली, तो आंसर आता है फ्रिक्शन फोर्स। अब अगर इस ब्लॉक को मैं इस डायरेक्शन में लॉन्च करता, तो फ्रिक्शन फोर्स अलग डायरेक्शन में आता। तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा होता है, इसमें एक बड़ी सिंपल सी बात ध्यान रखना, फ्रिक्शन फोर्स इज द फोर्स पैरेलल टू द सरफेस दैट सरफेस अप्लाइज टू एन ऑब्जेक्ट। ओके, सिंपल सी बात है, अगर आपकी बॉडी ऐसे स्लाइड करती हुई जा रही है तो सरफेस के पैरेलल फोर्स इधर आएगा। क्लियर? अगर आप मान लें एक इंक्लाइन प्लेन ऐसा है, उसे बॉडी को ऊपर स्लाइड करा रहे हैं, तो ऐसा आएगा। पर एक चीज़ पक्की है, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा पैरेलल टू द सरफेस होगा। कितने टाइप का फ्रिक्शन होता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, 2 टाइप का फ्रिक्शन है हमारे सिलेबस में, स्टैटिक और काइनेटिक। स्टैटिक कब, जब आपकी 2 बॉडीज जिनके बीच में आप बात कर रहे हो स्लिपिंग ना हो, टेंडेंसी हो, तो हम उसे स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। जैसे एक इंक्लाइन प्लेन पे, है ना, आपने इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक रखा और ये ब्लॉक अभी रेस्ट पे है, बिना किसी एक्स्ट्रा फोर्स के रेस्ट पे, इसकी टेंडेंसी किधर तरफ जाने की, नीचे की तरफ जाने की। हम सब स्लाइड पे बैठते थे, नीचे स्लिप करके आते थे। अगर मान लीजिए बहुत ही घटिया झूला है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन है, तो एक बच्चा बैठ गया, वो नीचे तो नहीं जा रहा है पर उसकी टेंडेंसी तो है ना, तो उसको नीचे जाने से किसने रोका है, तो आंसर आता है स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि यहाँ स्लिपिंग नहीं है, इसलिए फ्रिक्शन का नेचर, प्रकृति स्टैटिक होगी। ठीक। लेकिन अगर मैं मान लो एक ब्लॉक है जो स्लाइड करता हुआ जा रहा है आगे, इस बार बॉडी आगे जा रही है, फ्रिक्शन पैरेलल टू द सरफेस है, एक कांटेक्ट फोर्स है जो आपके स्लिपिंग को अपोज करेगी। तो यहाँ पे टेंडेंसी, मन है पर स्लिप नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ स्लिप कर रहे हैं पर ये फ्रिक्शन अपोज करेगा। फ्रिक्शन कैसा फोर्स होता है, कांटेक्ट फोर्स होता है।
नेचर में उन 4 फंडामेंटल में किस में आता है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। कांटेक्ट क्यों? बिना टच किए तो फ्रिक्शन नहीं लगा सकते, तो फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। फ्रिक्शन की बाकी बातें, कितना होता है, कैसे लगता है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये हम लेटर पार्ट ऑफ चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, अगला डिस्कशन इस तरीके से ये जो पार्ट कवर कर रहे हैं उसमें टाइप ऑफ फोर्सेस हमने टी पढ़ा। टेंशन, टेंशन किधर लगता है? अलोंग द स्ट्रिंग, अवे फ्रॉम द बॉडी। से नॉर्मल एक्शन किधर लगता है? टूवर्ड्स बॉडी, ओके, एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ऐसे हमने स्प्रिंग फोर्स की बात करी। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बच्चे, मैं सीधी सी एक बात बताऊं, दुनिया में जो भी बॉडी जिनके पास मास है उनके बीच में दो बॉडीज अगर पास में हैं तो उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स आता है। m1 मास की बॉडी m2 को अपनी तरफ खींच रही है, कितने फोर्स से? F से। अब बात आती है फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैं आपको आगे वाली फिजिक्स जो आपको बाद में चैप्टर से पढ़नी है वहाँ से मैंने पिक किया और मैंने बताया F की वैल्यू Gm1m2/r² होती है SI सिस्टम में। SI सिस्टम में G की वैल्यू 6.6 × 10⁻11 मानी जाती है और ये फोर्स बेहद कमज़ोर है, वेरी वीक फोर्स, इट इज़ वेरी वीक फोर्स बट इट इज़ कंसिडरेबल वन ऑफ द बॉडी इज बिग। भाई अगर मैं 1 kg और 1 kg की दो बॉडी 1 मीटर पे रख दूँ, 1 kg की बॉडी 1 kg की बॉडी और 1 मीटर पे रख दूँ तो फोर्स 6.6 × 10⁻11 न्यूटन आएगा। से तो बहुत कम फोर्स हुआ। तो सर एटलीस्ट दो में से एक बॉडी अगर हैवी हो जाए, बहुत बड़ी हो जाए, तो आपको ये फोर्स कंसिडरेबल मिलता है। जैसे अर्थ और एप्पल, आपने एक अर्थ ली और ये न्यूटन वाला एप्पल, दोनों के बीच के डिस्टेंस r है, तो अर्थ पक्की बात इस एप्पल को नीचे खींचेगी और ये फोर्स कितना होगा? लिखा ये Gm1m2/r² जाता है लेकिन प्रसिद्ध जो है वो mg है। तो सीधी सी बात है, इन केस ऑफ ग्रेविटी अर्थ जो है एक फोर्स अप्लाई करेगी, उस फोर्स को हम स्मॉल mg लिखेंगे। स्मॉल m उस बॉडी का मास हुआ जिसकी आप एनालिसिस कर रहे हैं और g उसकी ग्रेविटी होगी जो प्लैनेट की है। तो अर्थ एज अ प्लैनेट ग्रेविटेशनल फील्ड g बनाता है और वो m को पुल करता है। तो m किसकी प्रॉपर्टी हुई? जो छोटा सा ब्लॉक है। और g किसकी प्रॉपर्टी हुई? तो आपने बोला जिस प्लैनेट की, जिस हेवनली बॉडी की बात कर रहे हैं। तो वेट जैसे हम लिखते हैं, जिसे ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं, ये mg होता है। ये हमेशा आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है। अगर मैं पूछूँ 10 kg की बॉडी है और अर्थ पे ग्रेविटी 9.8 है, तो बताइए वेट कितना होगा, ये ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा? तो mg के हिसाब से ये 98 न्यूटन आएगा। सर वेट तो फिर 98 ही होना चाहिए। ले समझो 10 kg बॉडी की बात है, तुम किसी ऐसे प्लैनेट पे चले जहाँ पे ग्रेविटी g/6 हो, तो तुम्हारा ग्रेविटेशन फोर्स वीक हो जाएगा। वीक मतलब m × g/6 आएगा। अर्थ पे आपका इतना आ रहा है, दूसरे प्लैनेट पे अगर g/6 ग्रेविटी हो गई है तो ग्रेविटेशन फोर्स वीक हो जाएगा। क्लियर? तो हमने जो अभी तक क्लास में डिस्कशन किया उसमें हमने नॉर्मल रिएक्शन डिस्कस किया, फ्रिक्शन डिस्कस किया, टेंशन डिस्कस किया, कितने टाइप के फंडामेंटल फोर्सेस हैं ये डिस्कस किया। बेसिकली कहा जाएगा तो फोर्स आपका पुश और पुल ही है ना। जैसे स्प्रिंग में अगर बात की जाए तो पुश भी होगा, पुल भी होगा। स्प्रिंग खींची होगी तो पुल देगी, स्प्रिंग दबी होगी तो पुश देगी। दबी हुई स्प्रिंग सिमिलर है नॉर्मल रिएक्शन से, है ना, और खींची हुई स्प्रिंग को कोरिलेट कर सकते हो टेंशन से। डन? तो ये आपने बेटा पॉइंट पढ़े यहाँ पर। अब बात आती है कि सर क्या फोर्स को हम और भी डिवाइड कर सकते हैं? यस सर, यू कैन डिवाइड फर्दर इनटू 2 कैटेगरीज। भाई प्रकार हैं, कितने टाइप पे आप डिवाइड करिए। आपने कहा सर 2 तरह के फोर्स होते हैं। एक वो फोर्स है जिनको अप्लाई करने के लिए कॉन्टेक्ट होना ज़रूरी है। जैसे एक ग्लास है, अब आपका मन है इस ग्लास को उठाया जाए, तो इस ग्लास को आपको क्या करना पड़ेगा? अपने फिंगर से होल्ड करके उठाना पड़ेगा। तो सर कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ। नॉर्मल फोर्स, जब आप किसी सरफेस को दबाओगे तभी तो नॉर्मल फोर्स आएगा। दबाने के लिए टच करना पड़ेगा। आपने कहा सरफेस है, एक बॉडी है, एक टेबल है, उसके ऊपर एक बॉडी और रखिए, तो जैसे उसके ऊपर दूसरी बॉडी बच्चे आप रखते हो तो ऊपर वाली बॉडी ने नीचे वाली बॉडी को कंप्रेस किया और उसके रिजल्टेंट आपका यहाँ पे कहना आया। तो नॉर्मल फोर्स कैसा फोर्स हुआ? कॉन्टैक्ट फोर्स। विस्कस फोर्स भी आपको आगे चल के पढ़ने को मिलेगा। विस्कस फोर्स क्या होता है? कभी आप सिंपल आप ऐसे सोचिए कि कमर तक पानी भर लीजिए और उसमें वॉक करना शुरू करिए या रन करना शुरू करिए। तो जब वॉक करना शुरू करोगे या रन करना शुरू करोगे, उस केस में क्या होगा? अगर पानी भरा हुआ है
तो जब आप आगे जा रहे होगे तो आपको एक ड्रैग बैक डायरेक्शन में फील होगा। ये फोर्स किसने लगाया बेटा? लिक्विड ने अप्लाई किया है। और ये कब लगा है? जब आपने वॉक करना शुरू किया। तो विस्कस फोर्स होता है। फ्रिक्शन फोर्स भी आपका तभी लगेगा जब कांटेक्ट हो। हाँ, कुछ फोर्स नेचर में ऐसे हैं जिनको अप्लाई करने के लिए आपको टच करना ज़रूरी नहीं है। जैसे मैग्नेट। एक मैग्नेट अगर आप यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल का लें और यहाँ पे एक क्या करें, एक आयरन पीस रख दें। मेरी बात समझना, ये आपके पास एक बार मैग्नेट है ना, ये नॉर्थ पोल, और यहाँ पे एक छोटी सी आयरन बॉल रखी है। क्या ये मैग्नेट आयरन बॉल को दूर से ही खींच लेगा? यस सर। या फिर वो जो एप्पल वाली बात है, सर ये अर्थ है और ये एप्पल है, सर क्या इसको दूर से ही खींच लेगा? यस सर। तो कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जिनका टच करना ज़रूरी नहीं है, वो दूर से अप्लाई हो जाते हैं। इसलिए उनका एक बड़ा प्यारा नाम होता है फील्ड। फील्ड का मतलब सर मैग्नेट की फील्ड आयरन को पुल कर रही है, अर्थ की फील्ड एप्पल को पुल कर रही है। तो आप बोलोगे सर मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स किस कैटेगरी में आते हैं आपके फील्ड में? तो एक तरीके से कोई पूछे तो सर ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं ये टच होके हो पाएंगे, और ये जो आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं ये एग्जाम्पल होते हैं एक्शन एट डिस्टेंस का। आप दूर से ही कर पाते, जैसे आप लोग मूवीज़ वगैरह देखते होगे ना सुपर हीरोज़ के, उसी तरीके से आपने दूर से ही डोर को शट कर दिया। वैसे नहीं होता नॉर्मल लाइफ में ऐसा कुछ, पर अगर मैं सोचूं मेरे घर में एक आयरन का डोर है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट मेरे पास हो, तो क्या उस स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से मैं उस आयरन को दूर से खींच लूँगा? यस सर। तो अगर दूर से ही एक्शन हो जाए, बिना टच किए एक्शन हो जाए, तो हमारे फोर्सेस कौन से होते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस और फील्ड फोर्सेस। और टच करके हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो लॉज ऑफ मोशन है उनको डिस्कस करेंगे।